हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन पॉइंट एमएमबी। कुछ लोगों का डाउट ये है कि मैंने अपने चैनल का नाम फिजिक्स स्टडी पॉइंट से फन पॉइंट क्यों रख दिया। क्योंकि गाइस, पढ़ना भी तो एक फ़नी है। जब हम पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें इंजॉय करने लग जाते हैं हम, उसमें हमें मज़ा आने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम बदल के क्या रख दिया, फन पॉइंट, कि इधर से पढ़ेंगे तो मज़े के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वीरियल थ्योरम, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 4th यूनिट का है हमारा ये। तो अब पढ़ते हैं हम। तो क्या कैसे पॉइंट लिखेंगे। दिस थ्योरम इज़ वेरी यूजफुल इन variety of problems in physics. It is very useful to discuss the प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फोर्स। कि क्या होता है कि ये जो हमारी थ्योरम है, अगर इसका हम इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत ही जगह यूज होती है। ये नहीं है कि भाई ये हमने थ्योरम ली, उसका कुछ इंपॉर्टेंस निकला और वहीं तक उसकी बात सीमित हो गई। ये नहीं है कि इसका पर जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो हम कहीं बहुत सी जगह पे क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही कैविरियल थ्योरम भी क्या होती है हमारे लिए, या बहुत सी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने के लिए या उनके एप्लीकेशन को डील करने के लिए वीरल थ्योरम का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इसकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सेंटर फोर्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी, अगर सेंटर फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है तो वीरल थ्योरम उसमें क्या हमारे लिए यूजफुल साबित होती है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक सिस्टम लेंगे। लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद पोजीशन वेक्टर आर आई एंड अप्लाइड फोर्स एफ ऑफ आई। कि जो हमने क्या लिया, एक सिस्टम लिया है, उसके अंदर बहुत से पार्टिकल हैं, R1 R2 R3 एंड शो ऑन। उनके ऊपर हर एक पे फोर्स कैसे लग रहा है, जैसे R1 के कोरस्पोंडिंग F1, R2 के कोरस्पोंडिंग F2, ऐसे सो ऑन। ith जो पार्टिकल पे लग रहा है वो क्या है हमारा, एफ ऑफ आई। अब इस सिस्टम को लेके चलते हुए हमें क्या निकालना है, वीरियल थ्योरम पे निकालना है। वैसे वीरियल थ्योरम होती क्या है कि हम जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होएगा वो हमारा क्या होएगा, सभी पार्टिकल पे जितना फोर्स लग रहा है इनटू में जो हमारी पोजीशन वेक्टर की मल्टीप्लाई करके उसका हाफ, उसके इक्वल जो हमारी एवरेज है, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है, वो उसके एवरेज के बट मतलब अलग अलग पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स का हाफ करें, और उस फोर्स की फिर एवरेज, या पहले ही ऐसे कर लें, एवरेज ले लें फिर उसका हाफ कर दें, तो उतनी हमारी क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आ जाता है। एवरेज आपको निकालना आता ही होगा कि हम क्या निकालते हैं, कि जैसे एवरेज निकालते थे, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है या हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसका सेपरेशन करें, अपोन में जितनी उसने टाइम टेकन किया है या टाइम का डिफरेंस कर लें, तो उसमें एवरेज आ जाती है। औसत भाई इसने कितना औसत किया, उस टाइम से हमने क्या निकालना है, वीरल थ्योरम में हमने जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल के चलते हैं, और वो आती है हमारे -1/2 समेशन ऑफ Fi.Ri. और उसका क्या लेना होता है, हमें एवरेज लेना होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को लेके उधर तक हम अप्रोच करेंगे अपनी। पहले हम क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ होता है हमारे पास F इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Pi. होता है। तो हमने ले लिया ये कि F क्या होता है, dPi/dt इज इक्वल टू Pi. अब हमने क्या किया, कोई लैम्डा नाम की क्वांटिटी, आप ज़रूरी नहीं कि आप लैम्डा ही नाम दें, ABC कुछ भी दे सकते हैं। इधर मैंने लैम्डा यूज किया है, तो हम अब आगे लैम्डा को ही लेके चलेंगे। वी इंट्रोड्यूस ए क्वांटिटी लैम्डा विच इज डिफाइंड है, कि उसको डिफाइंड ऐसे करते हैं हम। लैम्डा को कैसे हमने डिफाइन किया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू समेशन ऑफ Pi.Ri. तो अब हमने ये ले लिया है कि ये है, वैसे समेशन क्यों लिया है, समेशन इसलिए लिया है कि जितने पार्टिकल्स हैं हमारे सिस्टम में उन सभी को हम क्या लेके चल पाएँ, उनका सबका सम ले चलें, उन सभी पार्टिकल को हम अंडर कंसिडरेशन लेके चलें, इसलिए हमने समेशन ले लिया ओवरऑल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d/dt। तो पहले क्या होता है कि U.V वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड से। अब हमें पता है कि Pi/Ri. को क्या लिख सकते हैं, Pi को क्या लिखते हैं M/V, V को क्या लिखते हैं Ri. और इधर भी Ri. तो Ri. स्क्वायर हो गया, और Ri. को क्या लिखते हैं V, तो ये इधर क्या हो गया MV², हाफ MV² क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी है तो इसको क्या लिखते हैं, हाफ इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा 2t, टी मतलब काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे ही सेकंड जो हमारी टर्म है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पी आई डॉट आर आई, पी आई की हमें पता है पी आई डॉट जो हमने इक्वेशन 1 में यूज़ किया है, इधर हमने क्या लिखा है पी आई डॉट को एफ से, तो इधर हम पी आई डॉट को एफ से रिप्लेस कर देंगे डॉट आर आई। अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू जो हमारी फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको वापस इक्वेशन में रख देंगे 3 में। तो डी लैम्डा बाई डी टी की हमारी क्या बन जाएगी 2t प्लस समेशन एफ आई डॉट आर आई। तो अब हमें क्या निकालना है कि हमें एवरेज लेना है, टाइम एवरेज लेना है इस इक्वेशन 4 का। और हमने इंटरवल मान लिया, कोई अपने आप से मान लिया टाउ टाइम इंटरवल मान लिया, कितने टाइम इंटरवल में हमारी एवरेज क्या निकली, तो हम एवरेज लेंगे। तो क्या करेंगे, एवरेज लेने के लिए जो जैसे पार्टिकल क्या होते हैं, ये तो डिस्क्रीट होता है, तो हम क्या ले लेते हैं जब हमारे पार्टिकल्स क्या होता है कि हमारे पास समेशन तब लेते हैं कि जब हमारे पास पार्टिकल क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं तो हम क्या लेते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं। तो 1/λ लैम्डा टाउ, क्योंकि टाउ क्या है टाइम इंटरवल है और उसके विद रिस्पेक्ट हमें क्या लेना है लैम्डा का एवरेज लेना है, या इसके टाइम इंटरवल के अंडर हमें एवरेज लेके आगे फिर क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे। तो डी लैम्डा बाई डी टी इंटू डी टी, इसको क्या करेंगे डी लैम इसको जैसे हमने इसको क्या लिखा है डी लैम्डा का एवरेज लिया है बाई डी टी के रिस्पेक्ट में ओवरऑल का एवरेज लिया, तभी तो इसको ऐसा लिखा है हमने। तो अब ऐसे ही सब के जो हमारी इक्वेशन थी, तो इधर क्या हो जाएगा टी का एवरेज और इधर समेशन एफ आई डॉट आर आई का भी क्या ले लेंगे हम एवरेज ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। तो अब हमें पता है कि जब डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी लैम्डा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लैम्डा, तो ये लैम्डा हो जाएगा। अब इधर क्या लगा देंगे हम लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाते तो क्या होते हैं अपर माइनस लोअर, और ये क्या हो जाएगा सेम रह जाएगा। एवरेज लिया इसका हमने, एवरेज ही छोड़ देंगे एक बार, फिर इसके ऊपर काम करेंगे। अब हमने मोशन कैसे लिया है, हमने लिया कि जो हमारा सिस्टम है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि आफ्टर सम इंटरवल क्या होता है रिपीट करता है वो अपनी मोशन, जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो आफ्टर सम इंटरवल, हमने इंटरवल क्या लिया है टाउ, तो टाउ के बाद क्या होगा हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे अपने आप को रिपीट करेंगे। तो रिपीट करेंगे इसका मतलब क्या है, जो कोऑर्डिनेट हमारे टाउ पे हैं और जो 0 पे है वो सेम होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, तो क्या है हमारे पास 2t, आप बार भी बोल सकते हैं उसको, एवरेज के जो मैंने एवरेज ले रखी इसको बार बोल सकते हैं, प्लस समेशन एफ आई डॉट आर आई की बार इज इक्वल टू 0। अब ऐसे टी एवरेज निकाल सकते हैं हम, इज इक्वल टू -1/2 समेशन एफ आई डॉट आर आई की बार। तो ऐसे हमारी इक्वेशन चाहे आप 6 ले लीजिए या 6 स्टार ले लीजिए, दोनों ही क्या दिखा रही है वेरियल थ्योरम दिखा रही है। तो और किस मोशन के लिए पीरियोडिक मोशन के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन 6 and 6 star called virial theorem, and the quantity -1/2 of I dot R I की एवरेज हमें क्या कहेंगे इसको वेरियल क्लॉसेस, कि ये इक्वेशन तो हमारी वेरियल थ्योरम है और इसको हम बोलेंगे वेरियल क्लॉसेस। तो अगर हमने कहा कि पीरियोडिक मोशन के लिए, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा क्या ये जो हमारी है तो नॉन पीरियोडिक के लिए भी एग्जिस्ट करेगी क्या वेरियल थ्योरम, तो जी बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। तो हम देखते हैं उसके लिए क्या होगा। वेरियल थ्योरम इज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर नॉन पीरियोडिक मोशन, इन दिस केस वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स रिमेन फाइनाइट, सो देयर इज ओनली अपर बाउंड टू द लैम्डा, कि हमारे पास जो हमने इधर बाउंड कर वो क्या था कि 0 बन जाएगा, तो ऐसे 0 नहीं होएगा। फॉर नॉन पीरियोडिक के लिए क्या होगा कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो क्या होएगा जो हमारी जो लैम्डा की वैल्यू सिर्फ अपर बाउंड होगी, लोअर पे कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो और फिर एक कंडीशन और आती है कि नॉन पीरियोडिक मोशन के लिए क्या होती है लैम्डा की वैल्यू होती है ना टाउ की वैल्यू क्या होती है बहुत ज़्यादा ही ग्रेटर होती है, इसलिए मैंने क्या ग्रेटर के निशान लगा रखे हैं, तो ग्रेटर देन 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे फॉर नॉन पीरियोडिक मोशन
tau is so greater than 1. Due to this, left hand side of equation 5 made as small as, and consequently it may be reduced to 0. So we get equation 6 again. कि अगर जब हम इसमें वैल्यू देखें, जो हमारी इक्वेशन 5 है, अगर टाउ की वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा रख देती हूँ तो ये कहते हैं बहुत कम वैल्यू आएगी। तो हो सकता है कि ये रिड्यूस कर जाए, जीरो तक रिड्यूस हो जाए, आएगी ही इतनी नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी। तो क्योंकि टाउ की वैल्यू क्या बहुत ही ज़्यादा है, हम ले चुके हैं हम, तो हमारी ये वैल्यू ये क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। जब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हम उसको कंसीडर कर लें 0 के इक्वल, तो इक्वेशन 6 मिल जाएगी हमें दोबारा, किसके केस में, नॉन पीरियोडिक मोशन के केस में। यह हमारी इक्वेशन वो हमने किसकी बात कर ली, अब नॉन पीरियोडिक मोशन की बात कर ली। अब हम करेंगे कि अगर पार्टिकल हमारा अंडर सेंटर फोर्स मूव करता हो तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो वीरियल थॉर्म वाली इक्वेशन बनी है उस पर। तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन पार्टिकल मूविंग अंडर सेंटर फोर्स देन इक्वेशन 6 स्टार कैन बी रिटन एज। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, टी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ आई डॉट आर आई का एवरेज। हमें पता है कि सेंटर फोर्स को कैसे लिखते हैं, माइनस करली वी बाई करली आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ऐसे ही हमने ये लिख दिया, आपकी जगह क्या लिख दिया, सेंटर फोर्स वाली इक्वेशन लिख दी। अब क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी टी बार 1/2 करली वी बाई करली आर यूनिट वेक्टर इंटू इट्स मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है, आर वेक्टर बन जाता है, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर यूनिट वेक्टर इंटू आर का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। इधर मैंने वेक्टर नोटेशन को नोट नहीं किया, तो इसलिए मैंने आर पे वेक्टर की नोटेशन को दिखाया नहीं है। यहाँ वीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैंने मान लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, CRn+1। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आर का फंक्शन होती है, आर मीन पोजीशन वेक्टर। तो मैंने कोई ऐसा फंक्शन मान लिया कि वी को हम क्या लिख सकते हैं, सी कोई कांस्टेंट है Rn+1 वेयर एन इज एन इंटीजर। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन की बात करें तो कैसे बन जाएगा, टी बार 1/2, हमें यहाँ क्या रखनी पड़ेगी, करली वी बाई करली आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। वी हम क्या लेंगे, CRn+1, तो करली वी बाई करली आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सी सेम है, n+1 आगे आ गया, और एन की वैल्यू एक कम हो जाएगी तो एन बच जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई, और इनटू में हमारे पास क्या था, आर भी था, तो आर की पावर n इंटू आर, तो आर की पावर n+1 फिर बन जाएगी, आर की पावर n+1 तो इसी Rn+1 की जगह हम क्या रख देंगे, v। तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी n+2 इंटू वी की एवरेज। और अब जो हम इनवर्स स्केयर लॉ की बात करें, इन केस ऑफ इनवर्स स्केयर लॉ फोर्स n की वैल्यू क्या होती है, -2, क्योंकि क्या होती है, आर की 1/r² की वैल्यू के साथ वेरी करता है हमारा इनवर्स स्केयर लॉ फोर्स के अकॉर्डिंग। तो टी की एवरेज क्या हो जाएगी, -v की एवरेज बाई 2। इस इक्वेशन को हम जो हमने इक्वेशन आई हमारी टी एवरेज इज इक्वल टू माइनस एवरेज ऑफ v बाई 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2t प्लस वी एवरेज इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या वेल पॉपुलर फॉर्म है, जो कि क्या दिखाते हैं, वेरियल फॉर्म दिखाती है किस फोर्स के लिए, C/r² टाइप फोर्स के लिए। तो गाइज ये आज का हमारा टॉपिक था वेरियल थ्योरम, जो कि अगर एग्जाम के व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट। हम पहले क्या कर चुके हैं, जो सेंट्रल फोर्स के अंडर हम जो हमारे पार्टिकल की मोशन को है, और फर्स्ट इंटीग्रल वाला जो टॉपिक था उसके आगे ही ये टॉपिक आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट, कि जो हम मेन इक्वेशन है वो वहीं से लेके चलेंगे। तो पहले जिसने वो मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने किया था मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स एंड फर्स्ट इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पहले उसको देखिएगा, फिर ये इस जो हमारा ये टॉपिक है ये आपका कवर होएगा। वरना नहीं वो ये अगर वो नहीं कर पाते हो तो ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम इक्वेशन वहीं से उठाएंगे।
तो आप प्लीज़ पहले वो देखिएगा, फिर इस टॉपिक को सॉल्व कीजिएगा। द इक्वेशन, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो मोशन तो की बात तो कर चुके थे। अब इस इक्वेशन को जो हमारी आई थी, मोशन ऑफ पार्टिकल आई थी अंडर सेंट्रल फोर्स, उसको क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आर, वेयर आर इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाहेंगे, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, वेयर आर किसका फंक्शन होगा, थीटा का फंक्शन होएगा। तो हम क्या लिखते हैं ऐसे, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ रिड्यूस मास m दैट मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स कैन बी रिटन है, जो कि हम कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया है कि मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स एम आर डबल डॉट माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर क्या, इधर सेंट्रल फोर्स है, जे स्क्वायर हमारी एंगुलर मोमेंटम है, एम हमारा मास है, आर इज हमारा पोजिशन वेक्टर है। तब हम क्या करना चाहते हैं कि इस जो हमारी ये इक्वेशन दी है, इसका हम क्या निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। किसकी टर्म में, आर की टर्म में, पर वहाँ आर क्या होगा, फंक्शन होगा थीटा का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज वेयर आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि हम आर डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी। तो अगर मैं इसको ऊपर डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप काट दोगे तो भी डी आर बाई डी टी ही रहना। अब क्या करेंगे, हमने आर को किसका फंक्शन माना है, आर को फंक्शन माना है हमें, आर फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम आर को क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऐसे ही रख देंगे, और थीटा डॉट, तो डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखते हैं, थीटा डॉट। थीटा डॉट की हमें वैल्यू पता ही है, थीटा डॉट की वैल्यू हम उसमें से मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इज इक्वल टू जे बाई एम आर स्क्वायर। पुट कर देंगे, हमारी वैल्यू आर डॉट क्या आ जाएगी, जे बाई एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। इस इक्वेशन का नाम दे दिया 2 का। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, अब हम आर डबल डॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो आर डबल डॉट की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए, ताकि हमारी ये इक्वेशन किस में आ जाए, थीटा आर में रहेगी तो किसी और फंक्शन में, पर वो फंक्शन आर का होगा और आर फंक्शन होगा उधर थीटा का। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, आर डॉट निकालेंगे, तो आर डॉट क्या आएगा, डी बाई डी टी दोबारा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट किसका करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी के निकालना है, तो जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। वापिस समय क्या करना है, डी बाई डी टी को कैसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ थीटा से तो कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा जे एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी, कोई डी थीटा डॉट बन जाए, सॉरी डी थीटा डॉट बन जाएगा, उसकी वैल्यू वापस रख देंगे जे बाई एम आर स्क्वायर। तो हमारी आर डॉट की वैल्यू कैसे बन जाएगी, आर डबल डॉट इज इक्वल टू जे एम आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा जे एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। थीटा डॉट की हमने वैल्यू रख दी है, तो ये कांस्टेंट आगे आ जाएगी, डी बाई डी थीटा किसका रह जाएगा, जे एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का। इक्वेशन ने दे दिया हमने 3 का नाम। हम डी आर बाई डी थीटा क्यों करें, क्योंकि हम फंक्शन मान के चलिए आर किसका फंक्शन है, थीटा का। नहीं तो अगर आर थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता तो ये 0 हो जाता। तो अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि यू है ना, क्योंकि इधर हमें आर स्क्वायर की है ना वैल्यू रखनी है, तो हमने यू कोई फंक्शन मान लिया जो 1 बाई आर का है। तो डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, आर यू को करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यू फंक्शन किसका, आर का, और आर फंक्शन किसका, थीटा का। तो आर के रिस्पेक्ट में क्या, तो 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, एक पावर, ऐसे होता है ना आर की पावर -1 लिख सकते हैं इसको, पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी -1, तो आर की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं, तो नीचे चला गया 1 बाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा। तो अब ये क्या होगा, आर डबल डॉट में अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, किसकी, हम रखेंगे इसकी वैल्यू डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर अपॉन हमने बाहर निकाली, ये जे भी बाहर निकाला है हमने, आर स्क्वायर की जगह बस यू स्क्वायर रखेंगे, और हम सारा जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाला, तो हमारे पास वैल्यू बनी माइनस, ये माइनस इस डी यू बाई डी थीटा डी आर बाई डी थीटा के वैल्यू रखेंगे तब आया है। तो ओवरऑल हमने माइनस बाहर ले लिया, जे स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर डी बाई डी थीटा डी यू बाई डी थीटा, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या रख दिया, डी आर बाई डी यू बाई डी थीटा रख दिया। तो आर डॉट की वैल्यू बन गई हमारे पास जे स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। अब जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन
ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स, तो इधर हम क्या रख देंगे, आर डॉट की डबल डॉट की वैल्यू रख देंगे और आर क्यूब की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बन जाएगी, एम था हमारे पास, आर डबल डॉट की वैल्यू रखी हमने यहाँ से, माइनस जे स्क्र ये यू स्क्र एम स्क्र डी स्क्र यू अपॉन डी थीटा स्क्र। इधर हमने वैल्यू रखी जो हमारे पास था क्या, जे स्क्र, इधर हमारे पास था जे स्क्र बाई एम आर क्यूब, एम आर क्यूब की जगह क्या रख दिया हमने, यू क्यूब। तो हमारी वैल्यू बन गई माइनस जे स्क्र बाई एम यू क्यूब, और आर की जगह क्या रख दिया 1/यू। इधर से हमने माइनस कॉमन ले लिया और जे स्क्र यू स्क्र अपॉन, ये देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो एम ही बच जाएगा, इधर भी एम है, कॉमन ले लिया, जे स्क्र यू स्क्र अपॉन एम, तो हमारे पास वैल्यू बन गई डी स्क्र यू अपॉन डी थीटा स्क्र प्लस यू, और माइनस इधर चलेगा तो 1 ऑफ 1/यू। ये हमारी क्या, अगर हम जे स्क्र यू स्क्र बाई एम से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, इधर जाके हमारे पास बच जाएगा माइनस एम जे स्क्र बाई यू स्क्र। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। किस में है, तो यू में, पर यू फंक्शन ऑफ आर और आर फंक्शन क्या थीटा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हम जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है उस ऑफ ऑर्बिट, इसकी हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं किस में, आर में, पर वहाँ आर किसका फंक्शन है, थीटा का, तो हमने इनडायरेक्टली निकाल लिया। इधर अगर हम यू की वैल्यू भी पुट कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू की वैल्यू पुट कर दें, पर उधर आर हमारा किसका फंक्शन होएगा, थीटा का। अगर चाहो तो आप यू की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो ये इक्वेशन हमारी क्या रिप्रेजेंट करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट वेयर दिस इक्वेशन इंक्लूड आर वेयर आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा। अगर मेरी जो वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।